हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द अकाउंटिंग। हमारी जो अकाउंटिंग करी जाती है उसके कुछ कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनके बेस पर अकाउंटिंग करते हैं, जिनको हम आज स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई बिजनेस होता है और उसके जो ऑनर्स होते हैं, हम उसमें हमेशा एक देयर इज़ अ लाइन ऑफ डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जो उसके ऑनर्स हैं और जो बिज़नेस है वो अलग अलग है। दिस कंसेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर। ये कंसेप्ट लाया इसलिए गया है कि जो ऑनर्स हैं बिजनेस के, उनके जो कुछ एक्शंस हैं उनका जो अफेक्ट है वो बिज़नेस के ऑपरेशंस पर ना पड़े और बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी कुछ ऑनर्स होते हैं, कई बार अगर कोई ऑनर जो है वो करप्शन वगैरह में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो क्या करते हैं, कई बार वो सारा कुछ बिज़नेस के नाम पर करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वो छूट जाते हैं पर सारा जो इफेक्ट है वो बिज़नेस पर आ जाता है। इसलिए कंसेप्ट लाया गया था कि हम बिज़नेस को और उसके ऑनर्स को अलग रखेंगे। इसके कारण जो ऑनर के कुछ भी एक्शंस होंगे उसका इफेक्ट एंटिटी के ऑपरेशंस पर ना पड़े। Entity concept means that the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner। अब जैसे इस कंसेप्ट ने हमने डिफरेंट कर दिया कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब अगर ऑनर अलग हो गया, अगर वो पैसा लेके आ रहा है, हमने पढ़ा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आता है ऑनर। अब वो ऑनर पैसा लेके आ रहा है, वो अलग है बिजनेस से। इसका मतलब क्या है कि जब जो भी कैपिटल वो लेके आ रहा है ऑनर, वो एक एंटिटी के लिए लाइबिलिटी बन जाती है, ऑब्लिगेशन बन जाता है। उसको एक टाइम पर आके उसको रीपे करना पड़ेगा ऑनर को। इसलिए कहा जाता है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ऑनर की, वो एक लाइबिलिटी होती है एंटिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि हम अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस मटेरियली आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन मॉनिटरी टर्म्स। कहने का मतलब ये है, कई बार कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो बिज़नेस के ऑपरेशंस को काफ़ी मटेरियली इम्पैक्ट करती हैं, बट वो ऐसी की चीज़ होती है जिनको हम मॉनिटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते। इसके कारण हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़, ठीक है, हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को कंसीडर करते हैं, वेजेस को कंसीडर करते हैं, बट एम्प्लॉय एज एन एसेट हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, क्योंकि हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। Transactions and events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the business books। कि जो ट्रांजेक्शन्स या आइटम्स मनी में मेजर हो ही नहीं सकते, हम उनको बुक्स में भी कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज periodicity concept। This concept is also called the concept of definite accounting period। इस periodicity concept का मतलब ये होता है कि अब जैसे हमारा बिजनेस है, अब हमें कुछ एक डेफिनेट पीरियड तो सेट करना पड़ेगा अकाउंटिंग के लिए। अब हम अकाउंटिंग करें, अब हमें क्या पता हमने कौन से पीरियड, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक की अकाउंटिंग करनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं और हम एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक की हमने अकाउंटिंग करनी है। दिस कंसेप्ट फैसिलिटेट्स इन कंपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। अब हमारे पास अगर एक डेफिनेट पीरियड होगा कि हाँ हमने, अब जैसे अकाउंटिंग में हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ये 1 साल का हमारा पीरियड हो गया। अब हमें पता चल गया हमने 1 साल की हमने अकाउंटिंग करी है। कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, अब हमने प्रीवियस ईयर में अकाउंटिंग करी, इस ईयर भी अकाउंटिंग करी, अब हमारे पास 2 ईयर्स के डाटा हो गए तो हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हमें एक डेफिनेट पीरियड सेट करना होता है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इससे क्या है, यूनिफॉर्मिटी आती है और कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि हमें पता 1 साल का हमने अकाउंटिंग करनी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हर साल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज मैचिंग पीरियोडिक रिवेन्यूज विद एक्सपेंसेस। अब जो भी हमारे इनकम्स होती हैं, हमने उसके साथ एक्सपेंसेस को मैच करना होता है। तो जब हमें पता 1 साल में जितना भी रिवेन्यू हुआ है, उसके एक्सपेंसेस जो उस साल में होंगे रिलेटेड, हम उसी को कंसीडर करेंगे। अगर हमारा पीरियड ही डेफिनेट नहीं होएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कौन से पीरियड तक के एक्सपेंसेस लेने हैं, कौन से पीरियड तक के रिवेन्यू लेने हैं।
Next one is going concern concept. The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue इन ऑपरेशन फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि जब भी अब कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, हम कभी भी ये सोच के नहीं करते कि हमने एक ही साल में उसको वाइंड अप कर देना है या 2 साल में वाइंड अप कर देना है। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, हमेशा दिमाग में यही अजम्पशन होती है, यही इंटेंट होता है कि लॉन्ग टाइम तक हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमने यही सोचकर अकाउंटिंग करनी है कि हमारा जो बिज़नेस है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू होगा। Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate its operations। कि इसका मतलब यही है कि जो भी एक एंटरप्राइज है या बिजनेस चल रहा है, उसकी कोई भी, जब भी हम अकाउंटिंग करें, उसकी ये उसकी कोई भी इंटेंट नहीं है कि हम आने वाले समय में इसके जो बिज़नेस के ऑपरेशन हैं हम उसको लिक्विडेट कर देंगे या एंड कर देंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। According to this concept, the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost, in other words acquisition cost। अब हमने जैसे बुक्स में हमने एसेट्स रिकॉर्ड करने होते हैं, हमें पता है एसेट्स क्या होते हैं। अब हमने उसको रिकॉर्ड करना, बट हमें कुछ वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी, तभी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जब भी हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट पर हमने उस एसेट को परचेज़ किया होता है, दैट इज़ एक्विजिशन कॉस्ट। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब जिस भी हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें उससे रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुई होंगी वो भी इंक्लूड होंगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने वो एसेट परचेज़ किया होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमने उस टाइम पे जो भी खर्चे किए होंगे वो भी सब इसकी कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल इधर है, कंपनी बाइज मशीन for rupees 5 lakh, spends 10,000 on its transportation and 12,000 on its installation। इसका मतलब ये, अब हमने 5 लाख की मशीनरी परचेज़ करी, उस परचेज़ करने के बाद हमने उसको उस शॉप से लेकर अपने आउटलेट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के 10,000 रुपये खर्चे, और उसको अपने आउटलेट पर लाके उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने 12,000 रुपीज़ का स्पेंड करा। देन द मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड एट रुपीज़ 5,22,000 इन द बुक्स। तो हमने 5 लाख plus 10,000 plus 12,000, total 5,22,000 will be recorded in the books of account for this machinery. That is the cost concept. Thank you. That's all for now.